हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे। इसके पहले की वीडियो में हमने हिंदू धर्म सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन, जिसमें अलीगढ़ आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, बहावी आंदोलन और देवबंद आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही दलित समाज सुधार आंदोलन, जिसमें सत्यशोधक समाज, आत्मसम्मान आंदोलन और वाईकोम सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सिख धर्म सुधार आंदोलन, जिसमें नामधारी आंदोलन, अकाली आंदोलन और सिंह सभा के बारे में पढ़ेंगे। फिर पारसी धर्म सुधार आंदोलन, जिसमें रहनुमाए मजदयासन सभा के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। उसके बाद सामाजिक सुधार हेतु उठाए गए कदम के बारे में देखेंगे, जिसमें सती प्रथा, ठगी प्रथा, शिशुवध प्रथा, नरबल प्रथा, दास प्रथा, विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह के बारे में भी हम लोग आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन के बारे में देखेंगे। हिंदुओं के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के समान ही भारतीय मुसलमान में भी अनेक प्रकार के सुधार आंदोलन हुए। जिस प्रकार हिंदू धर्म में कई धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, उसी प्रकार मुस्लिम धर्म में भी कई धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन हुए। हालांकि मुसलमान में नव जागरण हिंदुओं की अपेक्षा धीरे धीरे आया। इसका कारण यह था कि प्रारंभ में मुस्लिम आधुनिक शिक्षा से दूर रहे और अपनी पुरातन पंथी इस्लाम से जुड़े रहे। इम्पोर्टेंट है, मुसलमान में नव जागरण हिंदुओं की अपेक्षा धीरे धीरे और काफ़ी समय बाद आया। इसका कारण क्या था? तो इसका कारण प्रारंभ में मुस्लिम आधुनिक शिक्षा से दूर रहे और अपनी पुरातन पंथी इस्लाम से जुड़े रहे। 19वीं शताब्दी के अंत में मुसलमान आधुनिक शिक्षा की तरफ मुड़े और धीरे धीरे उनके बीच शिक्षित आधुनिक बुद्धिजीवियों का उदय हुआ। 19वीं शताब्दी के अंत में मुसलमान आधुनिक शिक्षा की तरफ मुड़े और धीरे धीरे उनके बीच शिक्षित आधुनिक बुद्धिजीवियों का उदय हुआ और मुस्लिम धर्म में सुधार आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, इसमें सबसे पहले है अलीगढ़ आंदोलन। देखते हैं अलीगढ़ आंदोलन के बारे में। अलीगढ़ आंदोलन का प्रवर्तन सर सैयद अहमद खान ने किया था तथा इस्लाम में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों, पीरी मुरीदी प्रथा, दास प्रथा इत्यादि के विरुद्ध आवाज उठाई। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने इसकी शुरुआत की थी। इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और इन्होंने इस्लाम में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों, पीरी मुरीदी प्रथा, दास प्रथा इत्यादि के विरुद्ध आवाज उठाई। यह आंदोलन अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में था। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, जो आपका अलीगढ़ आंदोलन था, यह आंदोलन अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में था। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इस आंदोलन का उद्देश्य मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा को देकर उन्हें अंग्रेजी राज का भक्त बनाकर नौकरियों में अधिकाधिक आरक्षण प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। इसका उद्देश्य क्या था? तो मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा देकर उन्हें अंग्रेजी राजभक्त बनाकर नौकरियों में उन्हें अधिकाधिक आरक्षण प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। इस आंदोलन में सैयद अहमद के मुख्य सहयोगी चिराग अली, नजीर अहमद, अल्ताफ हुसैन एवं मौलाना शिबली नोमानी थे। इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग सर सैयद अहमद खान के बारे में देखते हैं। सैयद अहमद खान का जन्म 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। सर सैयद अहमद खान का जन्म 1817 में कहाँ पे हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। 1839 में आगरा के कमिश्नर दफ्तर में ये क्लर्क बने। 1839 में आगरा के कमिश्नर दफ्तर में क्लर्क बने। 1857 के विद्रोह के समय ये कंपनी के न्यायिक सेवा में थे। इंपॉर्टेंट है, 1857 के विद्रोह के समय ये कंपनी के न्यायिक सेवा में थे। सर सैयद अहमद खान कंपनी के प्रति
पूर्ण राजभक्त थे। इंपॉर्टेंट है ये भी। सर सैयद अहमद खान कंपनी के प्रति पूर्ण राजभक्त थे। 1864 में कलकत्ता में सर सैयद अहमद खान द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई। 1864 में कलकत्ता में सर सैयद अहमद खान द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई। इस समिति ने कुछ प्रतिष्ठित अंग्रेजी पुस्तकों का हिंदी व उर्दू में अनुवाद करना प्रारंभ किया, जिससे मुस्लिम समाज पाश्चात्य संस्कृति व विचारों से परिचित हुआ। ठीक है। फिर 1864 में ही गाजीपुर में अंग्रेजी शिक्षा के स्कूल की इन्होंने स्थापना की। ब्रिटिश सरकार से संबंध सुधारना एवं मुसलमान में आधुनिक शिक्षा का प्रचार करना सर सैयद अहमद खान का मुख्य उद्देश्य था। इंपॉर्टेंट है ये। ब्रिटिश सरकार से संबंध सुधारना एवं मुसलमान में आधुनिक शिक्षा का प्रचार करना सर सैयद अहमद खान का मुख्य उद्देश्य था। इस दिशा में इन्होंने 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में। किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी और बाद में यही 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। सर सैयद अहमद खान व बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह, जिसे सितारे हिंद कहा जाता था, ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। यह भी इंपॉर्टेंट है। सर सैयद अहमद खान व बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है। सर सैयद अहमद खान की मुख्य पत्रिका तहजीब उल अखलाक यानी सभ्यता और नैतिकता थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। सर सैयद अहमद खान की पत्रिका का नाम क्या था? तो तहजीब उल अखलाक। ठीक है। इनका एक महत्वपूर्ण कार्य कुरान पर टीका लिखना भी था। इनका मानना था कि हिंदू व मुसलमान दो आंखें हैं। इनका एक महत्वपूर्ण कार्य कुरान पर टीका लिखना भी था और इनका मानना था कि हिंदू व मुसलमान दो आंखें हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अहमदिया आंदोलन। देखते हैं। अहमदिया आंदोलन को कादियानी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने पंजाब के गुरदासपुर जिले में कादियान नामक स्थान से की। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1889 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसने किया था? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने इसकी शुरुआत की थी। कहाँ से? तो पंजाब के गुरदासपुर जिले में कादियान नामक स्थान से। ठीक है। और मिर्जा गुलाम अहमद के नाम अहमद पर इसका नाम अहमदिया आंदोलन पड़ा। यह उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित धर्म सुधार आंदोलन था। ये जो आपका अहमदिया आंदोलन था, ये उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य इस्लाम के सच्चे स्वरूप की पुनः स्थापना करना इसका उद्देश्य था। इसका उद्देश्य इस्लाम के सच्चे स्वरूप की पुनः स्थापना करना था। इस आंदोलन में जिहाद का विरोध किया गया। इंपॉर्टेंट है ये। अहमदिया आंदोलन में जिहाद का विरोध किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं मिर्जा गुलाम अहमद के बारे में। बहरीन ए अहमदिया पुस्तक में इस आंदोलन के सिद्धांत बताए गए। यानी बहरीन ए अहमदिया में पुस्तक में अहमदिया आंदोलन के सिद्धांत बताए गए हैं और इस पुस्तक को लिखा किसने है? तो गुलाम अहमद ने इसे लिखा है। ठीक है। गुलाम अहमद पश्चिमी उदारवाद, ब्रह्म विद्या तथा हिंदुओं के धार्मिक आंदोलन से प्रभावित थे। गुलाम अहमद ने स्वयं को मोहम्मद साहब के बाद एक और पैगंबर, पुनर्जागरण का ध्वजधारी, मसीह उल मौशिद यानी मसीहा एवं श्री कृष्ण का अवतार माना था। इंपॉर्टेंट है ये। मिर्जा गुलाम अहमद ने स्वयं को मोहम्मद साहब के बाद एक और पैगंबर, पुनर्जागरण का ध्वजधारी, मसीह उल मौशिद यानी मसीहा एवं श्री कृष्ण का अवतार माना था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बहाबी आंदोलन 1830 से 1860। इंपॉर्टेंट है बहाबी आंदोलन। बहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र
पटना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? तो पटना था। मुसलमानों की पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रतिक्रिया इसी आंदोलन के रूप में हुई। यह एक पुनर्जागरणवादी आंदोलन था। इस आंदोलन के प्रेरणा स्रोत संत अब्दुल वहाब थे एवं प्रभाव वली उल्लाह का था। इंपॉर्टेंट है। इस आंदोलन के प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो संत अब्दुल वहाब थे एवं प्रभाव किसका था? तो वली उल्लाह का था। ठीक है। 19वीं सदी में मिर्जा अजीज एवं सैयद अहमद बरेलवी ने इसे आंदोलन में परिवर्तित किया। इन्होंने आंदोलन को राजनीतिक रंग दिया। इंपॉर्टेंट है। 19वीं सदी में मिर्जा अजीज एवं सैयद अहमद बरेलवी ने इसे आंदोलन में परिवर्तित किया और इन्होंने आंदोलन को राजनीतिक रंग दिया। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इस आंदोलन का उद्देश्य दार उल हर्ब यानी काफिरों का देश को दार उल इस्लाम में परिवर्तित करना था। इसलिए प्रारंभ में पंजाब में सिखों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की गई। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। प्रारंभ में पंजाब में सिखों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की गई। 1849 में अंग्रेजों द्वारा पंजाब के विलय के उपरांत यह अभियान अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया। पहले जो है ये पंजाब में सिखों के विरुद्ध था। फिर उसके बाद 1849 में अंग्रेजों द्वारा जब पंजाब का विलय कर लिया गया तो ये जो है अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया। यह मुसलमानों का मुसलमानों द्वारा मुसलमानों के लिए आंदोलन था। इंपॉर्टेंट है ये। यह मुसलमानों का मुसलमानों द्वारा मुसलमानों के लिए आंदोलन था। वहाबी आंदोलन अपने सांप्रदायिक छवि के कारण कभी भी राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप नहीं ले सका। ठीक है। वहाबी आंदोलन क्या था? ये सांप्रदायिक आंदोलन था। ठीक है। नेक्स्ट है देवबंद आंदोलन। देखते हैं। इस आंदोलन का प्रारंभ करने का श्रेय मुसलमान उल्मा मोहम्मद कासिम ननौतवी तथा रशीद अहमद गंगोही को जाता है। देवबंद आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो मोहम्मद कासिम ननौतवी तथा रशीद अहमद गंगोही ने इसकी शुरुआत की थी। यह एक पुनर्जागरणवादी आंदोलन था। जो आपका देवबंद आंदोलन था यह आपका पुनर्जागरणवादी आंदोलन था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य मुसलमानों में कुरान एवं हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना, विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना जीवित करना इसका उद्देश्य था। मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में देवबंद नामक स्थान पर एक विद्यालय की स्थापना सन 1866 में की गई। यानी देवबंद विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1866 में। किसने किया था? तो मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही ने इसकी स्थापना की थी। कहां पर? तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में देवबंद नामक स्थान पर। ठीक है। अब हम लोग देवबंद विद्यालय के बारे में देखते हैं। इस विद्यालय में अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य संस्कृति पूर्ण वर्जित थी। देवबंद विद्यालय में अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य संस्कृति पूरी तरह से वर्जित थी। विद्यालय में शिक्षा इस्लाम धर्म की दी जाती थी। देवबंद विद्यालय में शिक्षा किसकी दी जाती थी? तो इस्लाम धर्म की दी जाती थी, जिसका उद्देश्य मुस्लिम धर्म का नैतिक एवं धार्मिक पुनरुद्धार करना था। विद्यार्थियों को सरकारी सेवा अथवा सांसारिक सुख के लिए नहीं बल्कि इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए धार्मिक नेता के रूप में प्रशिक्षित करना इसका उद्देश्य था। देवबंद आंदोलन ने कांग्रेस स्थापना का स्वागत किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देवबंद आंदोलन ने कांग्रेस स्थापना का स्वागत किया था। देवबंद उलमा ने सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित भारतीय राजभक्त सभा एवं मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल सभा के विरुद्ध फतवा जारी किया था। इंपॉर्टेंट है। देवबंद के उलमाओं ने सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा एवं मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल सभा के विरुद्ध फतवा जारी किया था। नेक्स्ट है फराजी आंदोलन। देखते हैं। फराजी आंदोलन की स्थापना 1818 में हाजी सरीतुल्लाह ने की थी। फराजी आंदोलन की स्थापना किसने किया था? तो 1818 में
हाजी शरीतुल्लाह ने इसकी स्थापना की थी। इसका कार्यक्षेत्र क्या था? तो इसका कार्यक्षेत्र पूर्वी बंगाल था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्षेत्र के मुसलमानों के बीच मौजूद सामाजिक नवाचारों या गैर इस्लामी प्रथाओं का उन्मूलन करना था तथा मुसलमान के रूप में कर्तव्यों के प्रति उनका ध्यान आकर्षित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। परंतु शरीतुल्लाह की मृत्यु के पश्चात सन 1840 ईस्वी में इस आंदोलन का नेतृत्व उनके पुत्र दुद्दू मियाँ के द्वारा संभालने पर इस आंदोलन ने क्रांतिकारी रूप अख्तियार कर लिया। शरीतुल्लाह की मृत्यु के पश्चात 1840 ईस्वी में इस आंदोलन का नेतृत्व उनके पुत्र दुद्दू मियाँ के द्वारा संभालने पर इस आंदोलन ने क्रांतिकारी रूप ले लिया। दुद्दू मियाँ ने गांव से लेकर प्रांतीय स्तर पर प्रत्येक स्तर पर एक प्रमुख नियुक्त किया। इस आंदोलन में ऐसे क्रांतिकारियों का दल तैयार किया गया जिन्होंने हिंदू जमींदारों एवं अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। दुद्दू मियाँ को पुलिस के द्वारा कई बार गिरफ्तार किया गया तथा इन्हें सन 1847 में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, जिससे आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। सन 1862 में दुद्दू मियाँ की मृत्यु के पश्चात यह आंदोलन जो है आपका शिथिल हो गया, यानी मंद पड़ गया। नेक्स्ट है दलित समाज सुधार आंदोलन। दलित समाज सुधार आंदोलन में सबसे पहले आपका सत्यशोधक समाज। देखते हैं सत्यशोधक समाज के बारे में। सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र में एक जात विरोधी आंदोलन था। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र में एक जात विरोधी आंदोलन था। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव गोविंदराव फुले यानी ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को पूरे महाराष्ट्र में की। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना की थी। कब? 24 सितंबर 1873 को। कहाँ पे? तो पूरे महाराष्ट्र में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इस आंदोलन का उद्देश्य विद्यमान सामाजिक ढांचे में बदलाव लाने के साथ साथ जाति, कर्मकांड, मूर्ति पूजा और धर्मशास्त्रों का बहिष्कार करना इसका उद्देश्य था। निम्न जात के समुदायों और महिलाओं को शिक्षित कर उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता के प्रयास में इस आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ज्योतिबा फुले समाज में जाति प्रथा के पूर्ण उन्मूलन एवं सामाजिक आर्थिक समानता के पक्षधर थे। ज्योतिबा फुले समाज में जाति प्रथा के पूर्ण उन्मूलन एवं सामाजिक आर्थिक समानता के पक्षधर थे। ज्योतिबा फुले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं की कमजोर वर्गों के लोगों के हितों की अनदेखी करने के लिए उनकी आलोचना की। ज्योतिबा फुले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं की कमजोर वर्गों के लोगों के हितों की अनदेखी करने के लिए उनकी आलोचना की। ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में निम्न जातियों को पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से सुरक्षा दिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। ज्योतिबा फुले की पुस्तक आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, गुलामगिरी। गुलामगिरी में इन्होंने निम्न जातियों को पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से सुरक्षा दिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। दलित शब्द की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। दलित शब्द को किसने गढ़ा? तो ज्योतिबा फुले ने गढ़ा था। ये पूछा गया प्रश्न है। दलित शब्द को सर्वप्रथम किसने गढ़ा था? तो ज्योतिबा फुले ने गढ़ा था। जो उन सभी लोगों के लिए प्रयुक्त होता था जिन्हें ब्राह्मण निम्न जाति और अछूत मानते थे। दलित शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो उन सभी लोगों के लिए प्रयुक्त होता था जिन्हें ब्राह्मण निम्न जाति और अछूत मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आत्मसम्मान आंदोलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर, इन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। ये पूछा गया प्रश्न है। ईवी रामास्वामी नायकर को जो है किस नाम से? पेरियार के नाम से जाना जाता है। पेरियार द्वारा वर्ष 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत तमिलनाडु में की गई। ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा वर्ष 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत तमिलनाडु में की गई।
यह एक समतावादी आंदोलन था जिसने ब्राह्मणवादी आधिपत्य को तोड़ने का कार्य किया। इंपॉर्टेंट है, जो आपका आत्म सम्मान आंदोलन था यह समतावादी आंदोलन था जिसने ब्राह्मणवादी आधिपत्य को तोड़ने का कार्य किया। समाज में पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए समान अधिकारों तथा तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम आदि द्रविड़ भाषाओं के पुनरुत्थान पर जोर दिया। ब्राह्मणों की सहायता के बिना विवाह, मंदिरों में जबरन प्रवेश तथा मनुस्मृति को जलाने आदि के लिए इसमें आंदोलन किए गए। पेरियार द्वारा तमिल भाषा में रामायण की रचना की गई जिसे सच्ची रामायण कहा गया। पेरियार द्वारा तमिल भाषा में रामायण की रचना की गई जिसे सच्ची रामायण कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वाइकोम सत्याग्रह। देखते हैं, वाइकोम सत्याग्रह एक गांधीवादी आंदोलन था। जो आपका वाइकोम सत्याग्रह था यह गांधीवादी आंदोलन था। यह आंदोलन ब्राह्मणवाद के विरुद्ध तथा मंदिर में प्रवेश को लेकर चलाया गया था। इंपॉर्टेंट है आपका, वाइकोम सत्याग्रह जो है किसके लिए चलाया गया था, तो ब्राह्मणवाद के विरुद्ध चलाया गया था और मंदिर में प्रवेश को लेकर इसे चलाया गया था। 19वीं सदी के अंत तक केरल में नारायण गुरु, एन कुमारन, टी के माधवन जैसे बुद्धिजीवियों ने छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई। इस श्री नारायण धर्म परिपालन युगम संगठन ने श्री नारायण गुरु के नेतृत्व में मंदिरों में निम्न वर्ग के प्रवेश का समर्थन किया। मंदिरों में निम्न वर्ग के प्रवेश को लेकर सवर्णों के संगठन नायर सर्विस सोसाइटी, नायर समाज व केरल हिंदू सभा ने आंदोलन का समर्थन किया। नंबूदरियों यानी उच्च ब्राह्मण के संगठन योगक्षेम सभा ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया। मार्च 1925, इंपॉर्टेंट है ये, मार्च 1925 में गांधी जी की मध्यस्थता में त्रावणकोर की महारानी से मंदिरों में प्रवेश के बारे में आंदोलनकारियों से समझौता हुआ। ठीक है, वाइकोम सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था, तो ये केरल में हुआ था और ये गांधीवादी आंदोलन था और ये किसके लिए किया गया था, तो मंदिर में प्रवेश को लेकर इसे चलाया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका पारसी धर्म सुधार आंदोलन, जिसमें इसमें है आपका रहनुमाए मजदायसन सभा। रहनुमाए मजदायसन सभा के बारे में देखते हैं। रहनुमाए मजदायसन सभा की स्थापना 1851 में दादा भाई नौरोजी, फरदौन जी, एस बंगाली एवं आर के कामा आदि के योगदान से बंबई में हुई थी। रहनुमाए मजदायसन सभा की स्थापना कब हुई थी, 1851 में दादा भाई नौरोजी, फरदौन जी, एस बंगाली एवं आर के कामा आदि के सहयोग से इसकी स्थापना बंबई में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य पारसियों की सामाजिक अवस्था का पुनरुत्थान करना और पारसी धर्म की प्राचीन शुद्धता को प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। आप सभी को पता है कि दादा भाई नौरोजी क्या थे, ये पारसी थे। इस सभा ने स्त्रियों की दशा में सुधार, पर्दा प्रथा की समाप्ति और विवाह की आयु बढ़ाने पर बल दिया। सभा के संदेश वाहन हेतु दादा भाई नौरोजी और खर सेठ जी कामा ने पत्रिका राष्ट्र गुप्तार यानी सत्यवादी गुजराती भाषा में निकाली। इंपॉर्टेंट है ये, सभा के संदेश वाहन हेतु दादा भाई नौरोजी और खर सेठ जी कामा ने पत्रिका राष्ट्र गुप्तार गुजराती भाषा में निकाली। ये पूछा गया है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। राष्ट्र गुप्तार किसकी पत्रिका थी, दादा भाई नौरोजी की। ठीक है, नेक्स्ट है सिख सुधार आंदोलन। देखते हैं, इसमें आपका पहला है निरंकारी आंदोलन। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, तो बाबा दयाल दास इस शुद्धि और वापसी आंदोलन के संस्थापक थे। ठीक है, निरंकारी आंदोलन की स्थापना किसने किया था, तो बाबा दयाल दास ने। 1840 के दशक में उन्होंने सिख धर्म को उसके मूल की ओर लौटने का आह्वान किया तथा ईश्वर और निरंकार की पूजा पर जोर दिया। इस दृष्टिकोण का अर्थ मूर्ति पूजा का निषेध तथा मांस खाना, शराब पीना, झूठ बोलना, धोखा देना आदि का निषेध था। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसमें नामधारी आंदोलन। नामधारी आंदोलन की स्थापना 1857 में बाबा राम सिंह ने की थी, जो 1841 में कूका आंदोलन के बालक सिंह के शिष्य बन गए। नामधारी आंदोलन की स्थापना किसने किया था, तो बाबा राम सिंह ने किया था। यह आंदोलन गुरु गोविंद सिंह द्वारा
खालसा पंथ की स्थापना के बाद अपनाए गए रीति रिवाजों पर आधारित था, जिसमें आपका 5 प्रतीकों को धारण करना अनिवार्य था, लेकिन अनुयायियों को तलवार के बजाय एक छड़ी लेकर चलना होता था। इस आंदोलन में अनुयायियों को देवताओं, मूर्तियों, कब्रों, पेड़ों, सांपों आदि की पूजा छोड़ने तथा शराब पीने, चोरी करने, झूठ बोलने, निंदा करने, चुगली करने आदि से दूर रहने की आवश्यकता थी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिंह सभा। देखते हैं सिंह सभा के बारे में। सिख धर्म को मजबूत करने के लिए ठाकुर सिंह संधावालिया और ज्ञानी ज्ञान सिंह के नेतृत्व में प्रमुख सिखों के एक छोटे समूह ने 1 अक्टूबर 1873 को अमृतसर में सिंह सभा की स्थापना की। सिंह सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1873 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने किया था? तो ठाकुर सिंह संधावालिया और ज्ञानी ज्ञान सिंह ने इसकी स्थापना की थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य सिख धर्म को उसकी मौलिक शुद्धता में पुनर्स्थापित करना, ऐतिहासिक धार्मिक पुस्तकें और पत्रिकाएं प्रकाशित करना, ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, पंजाबी गायन करना, सिख धर्मावलंबियों को उनके धर्म में वापस लाना और सिखों के शैक्षिक कार्यक्रम में अंग्रेजों को शामिल करना इसका उद्देश्य था। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें अकाली आंदोलन, गुरुद्वारा सुधार आंदोलन या गुरुद्वारा आंदोलन। देखते हैं 1920 के दशक का अकाली आंदोलन जो गुरुद्वारों या सिखों के पवित्र मंदिरों में सुधार के लिए एक सख्त धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ। 1920 का दशक अकाली आंदोलन जो गुरुद्वारों या सिखों के पवित्र मंदिरों में सुधार के लिए एक सख्त धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था। अकालियों का मुख्य उद्देश्य गुरुद्वारों का प्रबंधन सुधारना था। अकालियों का उद्देश्य क्या था? तो गुरुद्वारों का प्रबंधन सुधारना था। गुरुद्वारों में कार्यरत महंतों के पास अकूत मात्रा में धन और जमीन भक्तों से प्राप्त होती थी। महंत इस संपत्ति का उपयोग निजी स्वार्थों के रूप में करते थे। अकालियों के नेतृत्व में 1921 में सिख जनता ने इसका विरोध किया और महंतों के विरुद्ध अहिंसात्मक असहयोग सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। सरकार को 1922 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पास करना पड़ा। इंपॉर्टेंट है, सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब आया था? 1922 में। और इसी अधिनियम में 1925 में कुछ संशोधन किए गए। इस अधिनियम के सहायता और कभी कभी सीधी कार्रवाई द्वारा गुरुद्वारों से भ्रष्ट महंत को निकाल दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में समाज सुधार हेतु उठाए गए कदम। देखते हैं। सबसे पहले है आपका सती प्रथा। सती प्रथा को समाप्त कब किया गया था? तो 1829 में से समाप्त किया गया था। किसने समाप्त किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे समाप्त किया था। और किसके प्रयासों से? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था 1829 में। ठीक है। दूसरा आपका ठगी प्रथा। ठगी प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1830 तक ठगों का दमन हुआ और किसके नेतृत्व में, यह भी पूछा जाता है, तो कैप्टन स्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त किया गया था। नेक्स्ट आपका शिशुवध। गवर्नर जनरल जॉन शोर एवं वेलेजली का योगदान था इसमें शिशुवध को समाप्त करने में। ठीक है। नेक्स्ट है नरबल प्रथा। नरबली प्रथा लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय 1844-45 तक समाप्त किया गया। इंपॉर्टेंट है, नरबल प्रथा को किसने समाप्त किया? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने। नेक्स्ट आपका दास प्रथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दास प्रथा को समाप्त किसने किया था? तो एलन बरो ने इसे समाप्त किया था। कब? 1843 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये। ठीक है। नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह को लागू करवाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान ईश्वर चंद्र विद्यासागर का रहा। विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दिलवाने में इनका योगदान था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करने के लिए 1 सहस्त्र हस्ताक्षरों से अनुमोदित प्रार्थना पत्र भारत सरकार को भेजा। यानी किससे भेजा था? तो लॉर्ड डलहौजी को भेजा था। 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? तो 1866 में। और इसे किसके समय में पारित किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय से पारित किया गया था। ठीक है।
दूसरा नाम है इसमें तो DK कर्वे का। 1899 ईस्वी में इन्होंने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। 1906 में बम्बई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। नहीं, 1906 नहीं, 1916 में। ठीक है, 1916 में बम्बई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो DK कर्वे ने किया था। ठीक है, इसके बाद इसमें नाम आता है वीरे सलिंगम पुंतुलु का। पुंतुलु जो थे ये दक्षिण भारत में विधवा पुनर्विवाह से संबंधित थे। उसके बाद विष्णु शास्त्री पंडित का नाम आता है। 1850 में विधवा पुनर्विवाह सभा की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, 1850 में विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना विष्णु शास्त्री पंडित ने किया था। 1872 का ब्रह्म मैरिज एक्ट नॉर्थ ब्रुक के समय पारित हुआ था और ये अंतरजातीय विवाह भी इसमें शामिल था। नेक्स्ट है बाल विवाह। बाल विवाह से संबंधित अधिनियम देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला है सिविल मैरिज एक्ट 1872। सिविल मैरिज एक्ट 1872 में लड़कियों की विवाह की उम्र 14 वर्ष व लड़कों की विवाह की उम्र कितना निर्धारित की गई थी? 18 वर्ष निर्धारित की गई थी इसमें। दूसरा आपका सम्मति आयु अधिनियम 1892। सम्मति आयु अधिनियम कब आया था? 1892 में आया था। बहराम जी मालाबारी के प्रयत्नों से यह पारित हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बहराम जी मालाबारी के प्रयत्नों से सम्मति आयु अधिनियम 1892 पारित हुआ था। इसमें लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई थी और बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका शारदा अधिनियम 1929। सबसे इंपॉर्टेंट है ये शारदा अधिनियम 1929। डॉक्टर हरविलास के प्रयत्नों से यह पारित हुआ था और इसमें लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। ठीक है दोस्तों, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पूरा टॉपिक समाप्त हो गया और अब हम जो है इसके प्रश्नों को अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।